तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और ये तब कब पिक्चर में आता है? जब टेंडेंसी टू मूव होती है। हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी लग सकता है कभी नहीं लग सकता है ना। लेकिन अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तब तो पक्का लगेगा। और तब कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का हमने एक टूल डेवलप किया था कि जिस तरफ रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, तो हमने इसके मोशन को विजुअलाइज किया। ये ऐसी सिचुएशन दी हुई थी कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से राइट हैंड साइड तरफ जा रहा है। तो हम इस सरफेस पे खड़े हो गए और देखा कि हमें ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये राइट में जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। और क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन पेयर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला सिचुएशन, एक 2 kg ब्लॉक है और एक 4 kg ब्लॉक है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है और ऊपर वाला 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है। सो क्लियरली ऊपर वाले की स्पीड नीचे वाले से कम है। तो अगर हम इस पे खड़े हो गए 4 kg वाले ब्लॉक पे और 2 kg वाले ब्लॉक को विजुलाइज किया, तो वो तो हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इस पे 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ। तो बस रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन देखना है, एब्सोल्यूट मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। फिर बढ़ गए आगे, कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व की और अब अपन देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो काइनेटिक होता है उसका केवल एक ही मैग्नीट्यूड होता है और वो होता है म्यू इंटू एन। तो हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको म्यू के लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यू के मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, and n is normal reaction acting between the surface. N is the normal reaction at the surface, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एक रफ सरफेस पे। द सरफेस हियर इज रफ। और जहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 दी हुई है और पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस traveled by the block before it stops तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे ये सिचुएशन है कि एक ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकेंड से चला के छोड़ दिएगा रफ सरफेस पे। तो अगर किसी ब्लॉक को रफ सरफेस पे स्लाइड करके छोड़ दिया गया है तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और वो उसकी स्पीड को धीरे करते करते ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो की स्पीड का मतलब वो रुक जाएगा। वो वही पूछा है हमसे कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद वो रुकेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ दूरी चलने के बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स से यहाँ पे आके वो रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमें बताना है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, हम इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है डेफिनेशन के मुताबिक? म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.5। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg के बराबर है ना। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और mg नीचे लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है,
इसका मतलब नेट कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पे हमें एन लिखना है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है उसको लिखना है अपन को 0.5 इंटू एन, तो एन की जगह क्या लिख देंगे, एम जी। सो 0.5 इंटू एम जी, मास कितना है इसका 1 किलो, जी कितना है 10, तो ये हो गया अपने पास 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये स्पीड है ना, एसेलरेशन नहीं है ना ही फोर्स है, तो स्पीड मार्क की हुई है। तो इस पे अगर एफ बनाए अगर अपन इस ब्लॉक का, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज़ 5 न्यूटन, एंड दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका एसेलरेशन कितना होगा, एसेलरेशन होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। कि अगर हमने कार्टेशियन सिस्टम लिया और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन है वो नेगेटिव की तरफ आएगा। ठीक है, तो इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन है कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0। सो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी कितना है फाइनली 0, यू कितना है, यू है 10 इज इक्वल्स टू 2, एसिलरेशन कितना है, एसिलरेशन -5 है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन का ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन लगाते हैं, ये सब वेक्टर इक्वेशंस है। सो -5 मल्टीप्लाइड बाय एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -100 इज इक्वल्स टू -10 इंटू एस। सो एस की वैल्यू आ गई 10 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर्स चलने के बाद वो रुक जाएगा। आया ये समझ में? तो बस क्या हाईलाइट करना चाहते हैं हम हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ पे कि 0.5 म्यू के इंटू एन विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिचुएशन तो केवल इतनी दी हुई थी कि धक्का मार के ये छोड़ दिया गया, तो जाके ये स्लाइड होते होते रुक जाएगा एक पॉइंट पे। तो अब इसको धीरे कौन कर रहा है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, तो इसलिए अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन लिख दिया। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा ही, कि यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन जो है ये इंक्लाइंड प्लेन है। पहली सिचुएशन में तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे धक्का मारा था हमने, ठीक है। अब सेम ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसको धक्का दे के हमने ऊपर के साइड 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का मार दिया, ठीक है। और ये रफ सरफेस है जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 है। मास को 1 kg ही ले लो, है ना, एकदम सेम डेटा पिछले क्वेश्चन का। तो इंक्लाइन प्लेन सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ का है, मतलब कि फॉल ओवर नहीं होगा ब्लॉक। तो क्योंकि ऊपर धक्का मार के छोड़ा है तो धीरे धीरे जाएगा, ये स्लाइड होते होते इसकी स्पीड कम होगी, कहीं पे जाके रुक जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू स्टॉप, कम्स टू स्टॉप। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसका एफ बनाएं, सो काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, है ना। यानी कि इसका नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन की दिशा में है। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन में इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव बोल दिया। सो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा आएगा पॉजिटिव में, वेलोसिटी भी इनिशियल वाली पॉजिटिव में, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं तुम्हारा गौर देना चाहूँगा, इस बात को गौर से समझो, नॉर्मल की वैल्यू एम जी नहीं होगी यहाँ पे, ये बात पकड़ पा रहे हो। एफ के हम लिखना चाहेंगे म्यू इंटू एन, म्यू तो दिया हुआ है 0.5, और यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे, तो ये नॉर्मल एम जी नहीं होगा, दिस टाइम इट इज़ नॉट एम जी। रीज़न बहुत आसानी से देख सकते हैं अपन, ये ब्लॉक का एफ बनाया, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलॉन्ग है, यानी कि इससे परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे,
हमने कहा चलो ठीक है, सारे फोर्सेस बनाते हैं। तो अब अगर मैं डायरेक्टली भी लिख दूँ ये सारे फोर्सेस तो भी तुम कहोगे कि हाँ सही बात है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है mg साइन थीटा, और एक फोर्स इधर लग रहा है परपेंडिकुलर, दैट इज़ mg कॉस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कुछ नहीं, मैंने mg इधर लगाया और उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए बस। तो अपन अब डायरेक्टली लिखेंगे, इतने परिपक्व हो गए। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा में। तो अब इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी कॉस थीटा। लेकिन जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम जी साइन थीटा और एक एफ के। इसका मतलब नेट फोर्स कितना है पूरे सिस्टम पे? एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और उतना ही एक्सेलरेशन हो रहा होगा। एक्सेलरेशन की दिशा भी इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। सो acceleration will be written as net force in that direction, that is mg sin theta plus fk divided by mass of that body, that is m। वो तो 1 kg है, वो तो कट जाएगा, ठीक है। अब mg sin theta प्लस एफ के को क्या लिखें? 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और दिस टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी कॉस थीटा। सो 0.5 इंटू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास। अब मास न्यूमरेटर से कॉमन निकल के कट जाएगा डिनोमिनेटर से, तो क्या बचेगा? जी इंटू साइन थीटा प्लस 0.5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री, तो सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे। जी की वैल्यू 10, साइन थीटा इज 3/5 प्लस 0.5, जी की वैल्यू इज 10, कॉस 37 डिग्री इज 4/5। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या है अपने पास? 6 प्लस 0.5 इंटू 8, यह है 6 प्लस 4, दैट इज 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय, मतलब एक्सेलरेशन है ना ये, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर दिया जाए अब यहाँ पे अपन? नेट एक्सेलरेशन इसका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सिचुएशन है? ये अपना ब्लॉक है, लेट्स से ये जहाँ यहाँ पे आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इज एस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव में 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0। इसको नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव आएगा। अब वही इक्वेशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी कितना है? फाइनली 0। यू कितना है? यू है 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ए कितना है? -10, सो -10। और एस कितना है? एस तो एस है, वही निकालना है हमें। तो यहाँ से आया -100 इज इक्वल्स टू -20 इंटू एस, सो एस इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स, यानी कि 5 मीटर नीचे जाने के बाद वो रुक जाएगा। ये आ रहा है समझ में? क्या सिचुएशन है? इस सिचुएशन और ऊपर वाली सिचुएशन में हम कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंस देखते हैं कि ऊपर वाली सिचुएशन में तो हॉरिजॉन्टली ही उसको स्लाइड किया था, सो एम जी एकदम वर्टिकली डाउन था नॉर्मल से, तो नॉर्मल बैलेंस हो गया था एम जी से, तो इसलिए नॉर्मल की वैल्यू एम जी थी पुराने वाली सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे टिल्ट करके रखा हुआ है, सो नॉर्मल तो इस दिशा में, तो अब उसे एम जी पूरा थोड़ी बैलेंस कर रहा है, उसे तो एम जी का एक कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, इसलिए नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और वहाँ पे तो केवल फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल था उसको रोकने के लिए, यहाँ तो एक एम जी का दूसरा कंपोनेंट भी आ गया, सो फ्रिक्शन और एम जी का दूसरा कंपोनेंट मिलके इसको डी एसिलरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एसिलरेशन निकाला दोनों फोर्सेस का ऐड करके डिवाइडेड बाय उसका मास करके, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। सो नोट करो इसे एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। मुझे बताओ समझ में आया भी कि बस मैं ही समझ के खुश हो रहा हूँ?
आ गया। ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने? आगे बढ़ूँ मैं? सर एक सेकंड। ये हाँ ये हाँ, कर लो आराम से। हो गया सर। हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास सिचुएशन है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.5, ठीक है, और उस पे एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। हमने इस पे एक इंक्लाइंड दिशा में फोर्स लगाया 20 न्यूटन, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बताना है वही सेम क्वेश्चन कि इसका रिटार्डेशन कितना, बस इतना बताना है कि रिटार्डेशन कितना होगा इसका। फाइंड एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो हमें बताना है एक्सीलरेट होगा कि रिटार्ड होगा। वैसे दिख रहा है वो, तो हमें दिख जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद कि रिटार्ड होगा या एक्सीलरेट होगा, और बताना है कि कितना होगा, ठीक है। और वही सिचुएशन है कि इसकी शुरुआत में इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली एक्सीलरेट होगा या रिटार्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स कितना है उसमें। और उसके बाद बताना है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, if retard if it is getting retarded, then find the distance traveled by it before it stops, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सीलरेट होगा तो फिर तो कभी रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट चलता रहेगा। लेकिन अगर रिटार्ड हो गया तब कहीं पे जाके रुकेगा फाइनली, है ना, स्टॉप्स। तो हमें बताना है कि वो कितना होगा। तो सोचो ज़रा इसको, एक सेकेंड सब अपना अपना। तो सबसे पहले नेट फोर्स किस दिशा में लगेगा उसको समझने के लिए हम इसका एफ बनाते हैं। सो ये बनाया हमने ब्लॉक। अच्छा, एम किस तरफ लगेगा? नीचे की साइड। और नॉर्मल कहाँ लगेगा? इस सरफेस से परपेंडिकुलर, दैट इज ऊपर की साइड। अब देखते हैं कि ये एक फोर्स लग रहा है इधर 20 पे, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री और एक हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मार्क करूँ? 20 sin 37 डिग्री। और यहाँ पे क्या मार्क करूँ? 20 cos 37 डिग्री, ठीक है। और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? वो लगेगा जिस तरफ मोशन है उसके अपोजिट, यानी कि एफ के लगेगा इधर। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, एक्सेलरेशन इसका अगर हुआ तो किस दिशा में होगा? इसके अलॉन्ग होगा, जो ये मैं लाइन खींच रहा हूँ। इससे परपेंडिकुलर वाले में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। सो परपेंडिकुलरली देखा सबसे पहले अपन ने कि नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की साइड और 20 sin 37 डिग्री है ऊपर की साइड। तो वो किसको बैलेंस कर रहे होंगे? दोनों मिलके एम को। तो यहाँ से लिखा हमने नॉर्मल प्लस 20 sin 37 इज इक्वल्स टू एम, ठीक है। नॉर्मल तो नॉर्मल है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 20 तो 20 है, sin 37 डिग्रीज 3/5 इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। मास है 10 किलो और ग्रेविटी की वैल्यू भी 10 मान लेते हैं। सो एन प्लस 5 4 द 20, तो 4 3 द 12, ये आया 12 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 दैट इज 100। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया यहाँ से? 88 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ से आ गया 88 न्यूटन। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन। म्यू इज गिवन 0.5 and normal reaction is given 88. 88 into 0.5 is nothing but half of 88, so that is 44 न्यूटन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये जो
अप्लाइड फोर्स है राइट हैंड साइड इज़ 20 इंटू cos 37 यानी कि 4/5, सो वो होगी 16 न्यूटन। ठीक है, तो अब तुम सोचो ज़रा बैठ के आराम से कि नेट फोर्स किस दिशा में है। 44 न्यूटन इधर है और 16 न्यूटन इधर है, तो यानी कि नेट फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो अगर केवल नेट फोर्स निकालना है अपन को, पूरे डायग्राम पे केवल नेट फोर्स मार्क करना है, तो वो इस दिशा में आ जाएगा। कितना होगा? 44 माइनस 16, सो एफ नेट इज़ 44 माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 6 गया तो यह है 8, और 3 में से 1 गया तो यह है 28। सो 28 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इधर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। सो पहले का आंसर आ गया कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज़ देयर। और उस रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, उसको लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू नेट फोर्स दैट इज़ 28 डिवाइडेड बाय मास इज 10, ये आ जाएगी 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फाइनली चलता चलता एक ऐसे मोड़ पे आएगा जब ये रुक जाएगा, सो तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और हमें बताना है सेकेंड पार्ट में कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा वो रुकने से पहले। सो सेकेंड पार्ट वी हैव रिटार्डेशन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है, तो इसके विपरीत जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो सेकेंड में हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। रखेंगे सारी वैल्यू, वी कितना है फाइनली 0, माइनस यू कितना है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन क्या है? 2.8, लेकिन इस दिशा में तो नेगेटिव, तो माइनस 2.8 मल्टीप्लाइड बाय एस। तो यहाँ से आया अपने पास -100 इज इक्वल्स टू माइनस 2.8 इंटू 2 विल बी 5.6 इंटू एस, माइनस से माइनस कट, एंड एस की वैल्यू कितनी आ गई? 100/5.6। सो दिस मच मीटर चलेगा वो, इतने मीटर चलेगा रुकने से पहले। ठीक है, आया ये तीनों सिचुएशन समझ में आई? अच्छे से एब्जॉर्ब करो इन तीनों सिचुएशंस को। तो हमें याद रखना है कि mg हमेशा नॉर्मल के बराबर नहीं होता, नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता। जैसे पहली सिचुएशन में तो नॉर्मल को केवल mg ही बैलेंस कर रहा था, पहली जो सिचुएशन थी हमारे पास उसमें नॉर्मल को बैलेंस कर रहा था केवल mg वर्टिकल में, इसलिए नॉर्मल और mg बराबर हो गए थे। दूसरी सिचुएशन में नॉर्मल को बैलेंस कर रहा था mg का एक कंपोनेंट, तो इसलिए वो बराबर हुए थे, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल। और तीसरी सिचुएशन में नॉर्मल को छोटा कर रहा है ये वाला कंपोनेंट, ये थोड़ा सा और उठा रहा है इसको ऊपर, सो mg से थोड़ा कम आएगा। mg 100 न्यूटन होता है यहाँ पे, और उसने अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने उस 100 न्यूटन के इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया, तो वो 88 न्यूटन आ गया, है ना। तो इन जनरल हमें याद नहीं रखना है कि mg ही नॉर्मल रिएक्शन है, सो एक नोट करके लिख लो कि नॉर्मल इज़ नॉट mg। ऐसे रटने नहीं है अपन को कि नॉर्मल जहाँ है वहाँ mg चिपका दिया। नॉर्मल इज़ नॉट mg, नॉर्मल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, हैज़ टू बी कैलकुलेटेड by drawing free body diagram, by drawing free body diagram। FBD बना के नॉर्मल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे हर बार। इट मे बी mg के बराबर, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब पिक्चर में आता है जब दो सरफेसेस के बीच में टेंडेंसी टू मूव हो, लेकिन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाती है तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमें क्या याद रखना है
कि रिलेटिव स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों कॉन्टेक्ट सर्फेसेस के बीच में, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, लेकिन टेंडेंसी टू मूव है ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई पुश कर रहा है उसे कि मूव होना चाहती है बॉडी, लेकिन मूव नहीं हो रही है ना। देयर इज़ नो रिलेटिव स्लाइडिंग बट देयर इज़ टेंडेंसी टू मूव। सो इसको लिखो, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, between two contact surfaces when there is no relative motion between the contact surfaces, but there is tendency of having relative motion। तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दो सरफेस आपस में नहीं रगड़ रहे हैं या नहीं स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन देर इज़ टेंडेंसी टू मूव, तब आएगा पिक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती थी म्यू के इनटू एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू एक रेंज में हो सकती है, और वो वैल्यू हमें सिचुएशन के बाद ही पता चलेगी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। बस हमें अभी ये पता है कि इसकी वैल्यू एक रेंज में हो सकती है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अपन बोल देते हैं कि इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू अनलाइक काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती थी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती थी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू के इंटू एन, है ना, हमेशा इसकी यही फिक्स्ड वैल्यू होती थी, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो म्यू एस क्यों लिखा, क्योंकि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है। यहाँ पे म्यू के क्यों लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता था। एनसीईआरटी में पढ़ा था ना अपन ने कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से हल्का सा कम होता है, लेकिन लगभग बराबर ही होते हैं ये, है ना। तो ज़्यादा दिमाग को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए म्यू के है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए म्यू एन है। तो जब यहाँ पे ज़ीरो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर बीच में कुछ भी लग सकता है इनमें से, लेकिन अगर एक्सट्रीम ज़ीरो लग रहा है, इसका मतलब देर इज़ नो टेंडेंसी टू मूव, देर इज़ नो टेंडेंसी टू मूव, और यहाँ पे देर इज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू मूव, या कहें दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू। इतनी अगर फोर्स जनरेट दे रहा है कोई स्टैटिक फ्रिक्शन का, यानी कि बस अब वो मूव करने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिखो कि हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है और वो एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। दिस इज कैप्ड ऑन अ रफ सरफेस, और यहाँ से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, धक्का मारा इसको, और ये ऑब्जर्वेशन रहा कि ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं किया, ब्लॉक डज नॉट मूव। ये रफ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस होता तब तो 100% मूव करना ही था, क्योंकि उसे काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन नहीं होता। सो द ऑब्जर्वेशन इज ब्लॉक डज नॉट मूव, सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना, बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमने कहा ठीक है, तो 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है और ये नहीं रुक रहा है, मतलब रुका हुआ है ये, है ना, नहीं चल पा रहा है ये, इसका मतलब कि कोई इसको काउंटर कर रहा होगा, और वो काउंटर करने वाला एक ही फोर्स हो सकता है, दैट इज़ फ्रिक्शन। और अब किस टाइप का फोर्स है ये, क्योंकि सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट द काइनेटिक वन। काइनेटिक तो कब लगता, जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रही है।
तो इसलिए मैंने एफ एस लिखा है इसको, ठीक है। तो 10 न्यूटन को कौन काउंटर कर रहा है? एफ एस। तो क्लियरली फ्रिक्शन फोर्स की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे? 10 न्यूटन। ये बात समझ में आ रही है? एंड इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, इट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता था, तब भी हमने बता दिया कि हाँ भाई इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। हमें नहीं पता स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तब भी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बता दी। कैसे? जस्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से कि यार 10 न्यूटन का धक्का मारा है और ये मूव नहीं किया, इसका मतलब काउंटर करने वाला फोर्स भी 10 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो हम एक नोट करके लिखते हैं। सो राइट नोट, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह है, स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट द काइनेटिक। काइनेटिक की तो फिक्स्ड वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन is an adjustable force, adjustable force. It adjusts itself, it adjusts itself in magnitude and direction according to the situation, according to the situation. ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली सिचुएशन में हमने किस तरफ से धक्का मारा था, इसे इस तरफ से, ये अप्लाइड फोर्स था, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई इंसान दूसरी तरफ से अप्लाइड फोर्स लगाता तब फ्रिक्शन किस तरफ लग जाता? उसके अपोजिट में। तो पहली सिचुएशन में तो लेफ्ट हैंड साइड लग गया फ्रिक्शन, दूसरे में राइट हैंड साइड लग गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को डायरेक्शन में भी चेंज कर लेता है, डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है वो अपना, डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है। दूसरा लिखो। अच्छा, समझने वाली बात क्या है, और थोड़ा सा गहराई में देखें अगर इसको, कि पहली जो सिचुएशन थी उसमें टेंडेंसी टू मूव किस तरफ थी? धक्का इस तरफ लग रहा था, ये अप्लाइड फोर्स था, सो टेंडेंसी टू मूव इस तरफ थी। भले मूव नहीं किया, लेकिन तुम इमेजिन करो कोई धक्का मार रहा है इसको, तो टेंडेंसी टू मूव क्या होगी इसकी? इस तरफ। सो टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट हैंड की तरफ थी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लगा फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी सिचुएशन में टेंडेंसी टू मूव किस तरफ थी? इस तरफ से धक्का पड़ रहा था, सो टेंडेंसी टू मूव इस तरफ थी, दिस वाज द टेंडेंसी का डायरेक्शन, सो इसलिए फ्रिक्शन अपोजिट लग गया। सो क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और इसके आगे लिख दो सो दैट it can stop the relative motion, it can stop the relative motion to take place, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको अपन ने अभी देखा कि इसकी 0 से लेके मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन तक वैल्यू हो सकती है। इसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और ये इसको बोलते हैं कि ये तो टेंडेंसी टू मूव ही नहीं है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इज it has a limiting value, it has a limiting value which is given by fs maximum। तो क्या लिखा है? this is nothing but maximum value of static friction, maximum value of static friction, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, ये होता है। वेयर म्यू एस इज व्हाट? म्यू एस इज
coefficient of static friction, where mu s is coefficient of static friction, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एक रेंज में होगी 0 से लेके म्यू एस एन तक, इन इक्वलिटी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेम बात जो यहाँ लिखी गई थी उसको इस इनइक्वलिटी के टर्म्स में ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये जो म्यू है इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है ना। जो म्यू एस है उसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। अगर 0 हो गई म्यू एस तब तो परफेक्टली स्मूथ, म्यू एस 0 मीन्स परफेक्टली स्मूथ, और इन्फिनिटी मीन्स कि परफेक्टली रफ, इतना रफ कि अब कोई फोर्स उसे चला नहीं सकता। तो ये परफेक्टली रफ, दोनों ही सिचुएशन थ्योरेटिकल होती हैं। ना इस दुनिया में कोई परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, ना ही इस दुनिया में कोई परफेक्टली रफ सरफेस है, ठीक। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है क्यूबॉइडल, पहले उसको इसे ओरिएंटेशन में रखा, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में उसे इस ओरिएंटेशन में रखा, और एक में खड़ा रखा और एक में लंबा रखा। तो अब बताओ तुम कि इसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स कहाँ लगे, इस वाली सिचुएशन में या इस वाली सिचुएशन में? तो इंट्यूटिवली ऐसा लगता है। यस, हाँ निखिल क्या बोल रहे हो? सब में कह रहा था, सब में आवाज ही आपकी कट कट के आ रही थी, ये कह रहा था मैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे इस वाले ओरिएंटेशन में, तब ज़्यादा मूव करना आसान रहेगा, तब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, धरती इधर फ्रिक्शन ज़्यादा देगी, या इस ओरिएंटेशन में फ्रिक्शन ज़्यादा देगी? तो इंट्यूटिवली तुम्हें क्या लगता है किधर ज़्यादा देना चाहिए? सर बराबर होना चाहिए दोनों में। बराबर बराबर लगेगा सर दोनों में। है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में कि जो सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे इधर तो सरफेस एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में है, इधर थोड़ा कम है कांटेक्ट में, तो इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि इधर कम है तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा। अगर दूसरे टर्म्स में समझें तो इधर प्रेसिंग कम सरफेस एरिया है लेकिन प्रेसिंग ज़्यादा है, इधर पे ज़्यादा सरफेस एरिया है लेकिन प्रेसिंग कम है, तो लोड टोटल तो उतना ही है। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लग रहा है, यहाँ पे भी उतना ही लग रहा है, बस नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा एरिया में है ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड कम एरिया में। सो दोनों में ही बराबर लगेगा। तो ये मिसकंसेप्शन अपन को दिमाग से निकालना है। तो लिखेंगे इसमें फ्रिक्शन फोर्स does not depend on area in contact, ठीक है, it depends on the normal reaction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो हल्का सा बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्लाइडिंग शुरू हो जाती है ना, तब बॉन्ड टूटना थोड़ा सा कंपैरेटिव आसान हो जाता है जब स्लाइडिंग नहीं हो रही है, हीट जनरेशन की वजह से, इसलिए। सो इसका रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स द बॉन्ड कैसे कहें, बॉन्डिंग between the molecules of two surfaces are difficult to combine due to heat generated, ठीक है। तो ये बात बस याद रखनी है। लेकिन हमारे सामने अगर सिचुएशन ऐसी दी हुई हो कि ना तो वहाँ पे हमें अलग से बोला गया हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ये है, ना ऐसे बोला गया हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ये है,
केवल इतना बोल दिया गया हो कि बस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तब हम इसको बराबर ले सकते हैं. सो इफ़ नॉट गिवन सेपरेटली, इफ़ नॉट given separately, we can assume mu s is roughly equals to mu k for numerical problems. ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पे. So we have a question in which a block is kept on a floor और वो फ्लोर रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस तो स्टैटिक वाला है और म्यू के है काइनेटिक वाला, और म्यू एस की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा दी हुई है सवाल में, और वो होती भी है. इस ब्लॉक का मास है m एंड वी आर अप्लाइंग ए अप्लाइड फोर्स f विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. f को लगाना शुरू किया, पहले 0 था, फिर 10 न्यूटन, फिर 20 से बढ़ते जा रहा है वो. ठीक है, सो फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड from 0. So draw graph of friction versus applied force and acceleration versus applied force. So दो ग्राफ बनाने हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स और एक्सीलरेशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स. तो ज़रा सोचो और बना के देखो क्या बन सकता है.